हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे योगी, आज का आपका होस्ट। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। डॉक्टर राजीव पारेख हैं, चेयरमैन पेरिफेरल वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर साइंसेज, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव से हमारे साथ हैं। और आज बात करेंगे हम वेरिकोज वेन्स के बारे में कि ये आखिर होती क्या है, सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस कैसे होता है और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर पारेख। Thank you very much for getting me onto the show and talking about something which is actually a very big problem, which is unfortunately hidden. You know, मैं सबसे कहता हूं कि ये जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, इन वेरिकोज वेन्स का सबसे बड़ा कारण क्या है इंडिया में, कि वो इतनी बढ़ जाती हैं और इतनी लेट स्टेज में आती हैं। हमारे यहाँ पर इतना डिलेड ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट्स कम टू अस सो लेट with ulcers and with ruptures and with bleeding that it just defies logic. Agar ye, if they can come to us earlier, so I think isliye I'm very happy ke you have chosen this topic and we are talking about this today, because we really need to increase the level of awareness that we have amongst the public at this time. So thank you for having me on the show. वंडरफुल। एंड टुडे वी गोना हैव अ रॉकिंग सेशन विद सर। तो सर, पहला सवाल जो मेरा है, अब वेरिकोज वीन्स की बात करते हैं तो मेडिकल रीजन क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को ये क्यों होता है, और क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं इंटरनली? देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में दो किस्म की, एक्चुअली तीन किस्म की नसें होती हैं, खून की नसें। एक से खून हार्ट से निकल के सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक से वापस सारा खून कलेक्ट होके वापस हार्ट की तरफ आता है ताकि वो साफ हो सके। जो तीसरी नस होती है, जिसको लिम्फेटिक कहते हैं, लिम्फेटिक्स कहते हैं, उससे हमारा सारा जो बचा हुआ खून होता है वो वापस हमारी बॉडी में आ जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ वेन्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे खून वापस आता है हमारी बॉडी में। जो पैरों में खून पहुंच जाता है, वो हार्ट से नीचे पहुंचने के बाद में अब उसको वापस 4-5 फुट ऊपर चढ़ के आना पड़ता है हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर। ऐसा होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पैरों में कोई ऐसी फोर्स हो जिससे कि वो खून अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ सके और वापस हार्ट की तरफ पहुंच सके। ये ग्रेविटी को डिफाई करने की, ग्रेविटी से लड़के जो खून ऊपर चढ़ता है, उसके लिए जो पंपिंग एक्शन है वो हमारी काफ मसल, जो हमारी पिंडलियां हैं, काफ मसल्स की जो पंपिंग एक्शन, जब हम चलते हैं तो हमारी काफ मसल्स पंप करती हैं, मूव करती हैं, उससे एक प्रेशर बनता है, उससे सारा खून नीचे से ऊपर जाता है। तो जो लोग चलते नहीं, चल सकते नहीं, चलने की कोशिश नहीं करते, सारे दिन बैठे रहते हैं, बैठे बैठे काम करते रहते हैं, खड़े खड़े काम करते रहते हैं, या लंबी जर्नी पे जाते हैं, यानी कि जैसे हवाई जहाज में जा रहे हैं, या लंबी ट्रेन या बोट राइड में, अपने क्या नाम है, बस राइड में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो इन लोगों को पैरों में खून नीचे जाके खड़ा होता है, वापस ऊपर चढ़ नहीं पाता। उसके कारण इनकी नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं, और ये नसें आगे चल के वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि सारी दुनिया चलती है, सारी दुनिया खड़ी होती है, सारी दुनिया बैठती है, सबको वेरिकोज वेन्स तो नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। वेरिकोज वेन्स होने के लिए कुछ और कारण भी होते हैं। उनमें से प्रथम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है हेरिडिटरी फैक्टर्स। खानदानी होती हैं ये नसें। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, कहीं ना कहीं से वेरिकोज वेन्स आपके शरीर में आती हैं, और आपके बच्चों को भी हो सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन्स हैं, तो वो खास ख्याल रहे कि इस तरह की नसों को और बनने और फूलने का मौका ना दें। वो फूलने और बनने का मौका आता है ज्यादा देर खड़े रहने से, ज्यादा देर बैठे रहने से, एक्सरसाइज ना करने से, वजन बढ़ जाने से, और ज्यादा देर खड़े रह के काम करने से। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि नसें फूल जाती हैं, तो इसका डिटेक्शन किस तरह से होता है? किसी इंसान को कब और कैसे पता चले कि उसको अब वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है? देखिए, वेरिकोज वेन्स बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपकी नस फूली और कल शाम को वेरिकोज वेन्स हो गई। ये वेरिकोज वेन्स कई साल लगते हैं वेरिकोज वेन्स बनने में। सबसे पहला लक्षण क्या है कि जब ज्यादा देर बैठने के बाद, जैसे सुबह से शाम तक आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, और शाम को जब आप घर आते हैं और अपने मोजे, अपने सॉक्स उतारते हैं, व्हेन यू टेक योर सॉक्स ऑफ, देयर इज अ बैंड ऑफ इलास्टिक
there is a mark which is there on the ankle. जब वो एंकल पे मार्क आना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जो खून नीचे जा रहा है वो वापस ऊपर नहीं चढ़ रहा और पैरों में इकट्ठा हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि कुछ अरसे के बाद में आपके पैरों में वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। जी तो जी ये इनिशियल वो है। फिर उसके बाद में ये नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि छोटी छोटी नसें हर एक इंसान के होती हैं, वो नॉर्मल नसें होती हैं। जब ये नसें घूमने लग जाती हैं, गोल गोल हो जाती हैं, कर्व करना शुरू कर देती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, स्किन से बाहर फील होना शुरू कर देती हैं, तब इनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं और ये वेरिकोज वेन्स बनती चली जाती हैं। अच्छा सर, वेरिकोज वीन्स के बारे में एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि कौन सा एज ग्रुप जिसको आप बोलेंगे कि इनको ज्यादा होने के चांसेस हैं, या कौन से ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा प्रोन है कि उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जिनको हेरिडिटरी होता है वो कुछ लोगों को यंग एज में भी हो जाती है, स्कूल कॉलेज के टाइम में भी हो जाती है, ज्यादा देर बैठने खड़े रहने से भी हो जाती है। जो लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे कि पुलिस में है, आर्मी में है, हेयर ड्रेसर्स हैं, टीचर्स हैं, और आजकल तो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फॉर्चुनेटली अब कम हो रहा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम पे पैर नीचे लटका के सारे दिन अगर आदमी घर पे बैठा रहेगा या ऑफिस में बैठा रहेगा तो ऐसे लोगों को वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये वेरिकोज वेन्स और भी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं और बढ़ने शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी खास करके जिन लोगों को फैमिली मतलब इश्यूज हैं, उन लोगों को पैरों में ये वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी में शुरू हो जाती हैं और फिर ये खड़ी मतलब बढ़ती जाती हैं और काफी अरसे तक बढ़ने के बाद में नसें फट सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है और जख्म अल्सर्स बन सकते हैं। जी जी सर, एक चीज कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनको प्रिवेंट किया जा सके, या कुछ ऐसा स्टेप ले सके हमारी जो ऑडियंस है कि उनको ये प्रॉब्लम हो ही ना? बहुत सही कहा आपने। मैंने आपको पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि वेरिकोज वेन्स होती क्या है, मैंने आपको कहा था कि वेरिकोज वेन्स खून नीचे जाता है और वापस ऊपर चढ़ता नहीं है, उसकी वजह से होती हैं। तो अगर हम को मालूम है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है वेरिकोज वेन्स की, हमारा जॉब, हमारा प्रोफेशन हमें फोर्स करता है बैठे रहने के लिए या खड़े रहने के लिए या खड़े रह के काम करने के लिए, विच मीन्स वी बिकम मोर प्रोन टू डेवलप वेरिकोज वेन्स। तो ऐसे इंसान को कोशिश ये करनी है कि ज्यादा देर एक जगह बैठे ना रहें। अगर बैठे रहें तो पैरों को चलाते रहें, एड़ियों को उचकाते रहें, ऊपर नीचे पंप करते रहें, जिससे आपका सर्कुलेशन होता रहे। अगर आप खड़े हैं तो कोशिश करिए कि पैरों को मूव कर सके, अपनी वजन अपना पैरों को हिलाते डुलाते रहें ताकि उनको मूवमेंट रहे। ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस पियोन से चाय कॉफी मत मंगवाएं, खुद चल के जाएं। हर आधे पौने घंटे में अगर आप कोशिश कर सकते हैं, यू शुड गो एंड वॉक आउट, मे बी गो इनटू द वॉशरूम, गो टू द kitchen pantry and get something for yourself. But basically the idea is to facilitate the blood flow and improve the movement. So the more you move, the better it is going to be. The swelling will go away and the chances of developing varicose veins will reduce. That is number one. Number two is, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है या आपकी वेन्स ऑलरेडी फूल चुकी हैं या फूल रही हैं, तो एक स्पेशल किस्म के स्टॉकिंग्स आते हैं जिनको हम मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कहते हैं, जो पंजे से शुरू होनी चाहिए। उसको आप एड़ी या एंकल से शुरू कभी मत करिए, उसको आपको हमेशा अपनी उंगलियों से, पैरों की जो उंगलियां हैं वहां से शुरू करके उसको आपने बिलो नी या अबव नी पहनना है। और ये इतनी टाइट होनी चाहिए कि जब आप चलते हैं तो पैरों की पंपिंग इन स्टॉकिंग्स की वजह से आपके सारे ब्लड को ऊपर पुश कर सकेंगे। सॉरी। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये स्टॉकिंग्स पहन के फिर वॉक करें। देखिए, स्टॉकिंग्स का क्या काम है? स्टॉकिंग्स आपकी वेन्स को दबा के रखेगी स्किन के अगेंस्ट और उनमें खून भरने नहीं देगी। और जब आप स्टॉकिंग्स पहन के वॉक करेंगे और आपके पैरों की मसल्स की पंपिंग होगी, तो ये सारा ब्लड जो स्टॉकिंग्स ने अंदर पहुंचा दिया है, ये सारा ऊपर चला जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। तो स्टॉकिंग्स पहन के घर में काम करना, ऑफिस में बैठे रहना का कोई फायदा नहीं है। स्टॉकिंग का सिर्फ बेनिफिट हमें तब मिलता है जब इनको पहन के हम वॉक करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं। तो स्टॉकिंग्स पहन के चलना,
टांग ऊंची रखना, स्टॉकिंग्स पहनना, स्टॉकिंग्स पहन के चलना, ये आपके कुछ प्रिवेंशन प्रिकॉशंस हैं। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो बहुत सिंपल मेडिसिन होती है, जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं, जिससे कि खून की नसें फूलती कम है, ज्यादा नहीं फूलती, थोड़ी कम अपनी जगह से रिस्ट्रिक्ट रहती हैं, और उसके साथ साथ इसका मतलब सर्कुलेशन भी होता रहता है। तो ये वंडरफुल, कुछ वंडरफुल जी। हैं जो कर सकते हैं। जी जी, तो जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, और उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप भी इस हाई प्रोन ग्रुप के अंदर हैं, जैसा सर ने बताया, तो ये सारे प्रिवेंटिव एक्शंस आप ले सकते हैं, और डेवलप होने से या अगर हो चुका है तो उसे इजी जिंदगी बिताने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ये सारे काम जरूर कीजिएगा। सर, बात हमने कर ली डिटेक्शन की, बीमारी क्या है ये भी हमने जान लिया, लेकिन अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या एक से ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन सब में से सबसे सेफ कौन सा है अगर ऐसा है तो? देखिए, ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है किस स्टेज पे आपकी बीमारी है। अगर शुरुआती बीमारी है, शुरू हुआ है, तो सिर्फ टांग ऊंचा रखने और स्टॉकिंग्स पहनने से काफी होता है, मेडिसिन वगैरह खाने से काफी रहता है, और एक्सरसाइज करने से काफी ट्रीटमेंट मतलब उसका इलाज हो जाता है। बट वंस द स्टेज इज प्रोग्रेसिंग एंड द veins become much bigger than what they are, then there are various treatments again. One of the oldest treatment used to be an open operation. एक चीरा फाड़ी का ऑपरेशन होता था, जिसमें एक चीरा लगता था हमारे ग्रोइन में, और 5-7-10 चीरे लगते थे पूरे पैर में, और इस नस को, ये जो वेन है, इसको हम एक वायर, स्पेशल वायर के थ्रू निकाल लिया करते थे। ये एक ओपन ऑपरेशन होता था, जिसके लिए हमें 2-3 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ता था, और कम से कम 2 महीने लग जाते थे इससे रिकवर करने में। आजकल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आज से 20 साल पहले एक लेजर ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, जिससे हम बगैर किसी ऑपरेशन के नस के अंदर अल्ट्रासाउंड करते करते जाते हैं, और वो जो लीकेज पॉइंट है, जहां से खून नीचे गिर रहा है, लीक कर रहा है, उसको हम लेजर से या रेडियो फ्रीक्वेंसी से सील कर देते थे। और वो सील होता था उसकी हीट से। लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी में हीट निकलती है, जिससे वो वेन की जो दीवार है, जो वॉल है, वो चिपक जाती है और बंद हो जाती है। कभी कभी छोटी छोटे ऑपरेशन करके इन नसों को हमको निकालना भी पड़ता है। लेकिन आजकल एक बहुत रेवोल्यूशनरी एक नया ट्रीटमेंट आया है, जिसको ग्लू ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई चीराफाड़ी नहीं होती, कोई कट नहीं लगता, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना पड़ता, ऑपरेशन के बाद में कोई रेस्ट नहीं करना पड़ता, और आप चलते हुए आते हैं हॉस्पिटल हमारे डिफेंस कॉलोनी में, और 2-3 घंटे में चलते हुए अपने पैरों से आप घर जा सकते हैं। इसमें एक स्पेशल किस्म की ग्लू होती है, सर्जिकल ग्लू बोलते हैं उसको। वो ग्लू से हम नस के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करते करते वो सारे पॉइंट्स जहां पर नस फूली हुई है, उसमें वो ग्लू इंजेक्ट कर देते हैं, एक किस्म से छिड़काव कर देते हैं उस नस का, उस ग्लू का, और वो सारी नस अंदर ही अंदर सूख के 2-3 महीने में श्रिंक होके कंप्लीटली खत्म हो जाती है। कोई ऑपरेशन नहीं होता, उसके बाद में आराम से आदमी चल फिर सकता है, कोई दर्द तकलीफ भी नहीं होता। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जो नया ट्रीटमेंट है, इससे बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और इससे डेफिनेटली बहुत, मेरे को ऑलमोस्ट हमें 3-4 साल हो गए अब तो करते हुए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे आते हैं। इससे हमें और हमारे पेशेंट्स को बहुत डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। वंडरफुल सर, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जितने भी लिसनर हैं उन सबके लिए, कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए, और आज के सेशन से थोड़ा सा क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए उनको? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी वैरिकोज वेन्स हैं या रही हैं, नाना नानी दादा दादी कहीं पर भी, तो ध्यान रहे, और मतलब आप मेक श्योर दैट यू आर अवेयर कि ये चीज आपको भी हो सकती है। सो दैट इज नंबर 1। और अगर आपको लगता है कि घर जब आप शाम को वापस आते हैं और आपके पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है या नसें फूलनी शुरू हो गई हैं, तो तुरंत अपने वैस्कुलर सर्जन, जो भी आपके वैस्कुलर स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाएं और चेकअप कराएं। डॉपलर एग्जामिनेशन, सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, वो करा के पता लग सकता है कि आपकी वेरिकोज वेन्स किस लेवल तक बढ़ चुकी हैं, एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ट्रीटमेंट। सो डॉपलर करवा लें। डॉपलर के बाद में अगर वो ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपकी तकलीफ इतनी ज्यादा हो गई है कि नसें बहुत ज्यादा फूल चुकी हैं, तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट, जैसे लेजर ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है,
और ये ग्लू ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता पाएंगे आफ्टर द diagnosis is made and the confirmation is made once the Doppler examination is done. So after this, मैं आपको ये कहूंगा कि once the treatment is done, then make sure 2-3 चीजों का खास ख्याल रहे, बहुत ज्यादा देर खड़े ना रहें, बहुत ज्यादा देर पैर नीचे लटका के बैठे नहीं, and make sure that you add 1 hour of walking with the stockings, compression stockings for 1 hour every day while walking. चलना है 1 घंटा रोजाना, घड़ी देख के घर के बाहर वॉक करने से आपको नई या रिकरेंट वैरिकोज वेन्स नहीं होती। मैंने आपको ये बताया कि ये हेरिडिटरी होता है, इसलिए ये जानना जरूरी है, इसलिए बताया कि ये वैरिकोज वेन्स का मान लीजिए आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कराने के बाद ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएंगी, फिर कभी नहीं होंगी। वैरिकोज वेन्स हमेशा ऑलमोस्ट 95% चांसेस है कि छोटी मोटी या बड़ी वैरिकोज वेन्स फिर हो सकती हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट की वजह से नहीं होती हैं कि ट्रीटमेंट खराब हो गया या डॉक्टर ने खराब ट्रीटमेंट कर दिया या कोई और प्रॉब्लम है। ये इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में आपकी वेन्स को फूलने की टेंडेंसी पैदाइशी आपके शरीर में थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इस टेंडेंसी की वजह से रिकरेंस यानी न्यू वेन्स बनती हैं। इसके लिए आपको वो 1 आवर की वॉकिंग जो मैंने एडवाइस करी है वो करिए और करते रहिए, उससे इसका रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर मान लो सब कुछ करने के बावजूद भी आपको वेन्स बन रही हैं, तो एक स्पेशल इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है। ये लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी या ग्लू ट्रीटमेंट के बाद अगर वेन्स बन जाती हैं तो फिर वापस इसको रिपीट नहीं ट्रीटमेंट करना पड़ता। एक इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, वो करके हम इन वेन्स को फिर वापस बंद कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चिंता की बात सब लोगों को ये भी होती है कि हमारी सारी नसें बंद हो जाएंगी तो हम चलेंगे कैसे, हमारी नसें खराब हो जाएंगी, हमारे को हार्ट अटैक हो जाएगा, हमारे पैर कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये वेन्स हैं, इससे पैर कटने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों नसें होती हैं। अगर हम 10, 20, 50, 100, 1000 नसें भी अगर मान लीजिए बंद कर देते हैं तो आपके कोई कमी नहीं होती, आपकी वेन्स उतनी रहती हैं जिससे कि आपका वेन्स का सर्कुलेशन चलता रहे। तो अगर आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये डे केयर ट्रीटमेंट है, आके करा के सेम डे जा सकते हैं। और आप अपना वजन मत बढ़ने दें, क्योंकि अगर वेट बढ़ता है, पैरों पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, उससे भी नई नसें बनने का रिस्क रहता है। जी जी, वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप अपना और अपने जो चाहने वाले हैं, आपके नजदीकी लोग हैं, उनका ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसा सर ने भी कहा कि नॉर्मली लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड आई एम श्योर आपने जो चीजें बताई हैं मुझे तो पहली बार पता चली, और मेरे साथ साथ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस बारे में आज जरूर बहुत कुछ पता चला होगा। एंड आई एम श्योर दे गोना एंजॉय इट, दे माइट हैव एंजॉयड इट। एंड सबसे अच्छी बात ये कि अगर वो इसे अप्लाई करेंगे तो शायद अपना और अपने चाहने वालों का फायदा भी आज जरूर करेंगे वो। थैंक यू सो मच once again for joining us, sir. Thank you, Yogi ji. I am glad that you have been able to bring this very sensitive and a very important topic to light today, because it really creates a lot of morbidity. इससे लोग कोई incapacitated नहीं होते, लेकिन इससे बहुत सफर करते हैं, पैरों में swelling और अल्सर्स का। तो आई एम श्योर, आई होप आज आपकी इस डिस्कशन से डेफिनेटली कुछ लोगों को हम टच कर पाएंगे। Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.